नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है कांग्रेस में हार पर मची रार पर। कांग्रेस में हार के बाद रार देखने को मिल रही है। पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। जिला अध्यक्षों से कहा है कि वो फिलहाल काम करते रहेंगे अगले आदेश तक। तो कांग्रेस इस हार के लिए नए नए कारण गिना रही है। पहले ईवीएम पर दोष मढ़ा और अब कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह के साथ बैठक में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें अपनों ने हराया है, लिहाजा अब कांग्रेस में फिर से भीतरघातियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव में फिर से पार्टी को इसका नुकसान न झेलना पड़े। वहीं भीतरघात को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भीतरघात या अंतरकलह जैसे पुराने रोग का इलाज कर पाएगी और क्या कांग्रेस को फिर से बीजेपी से अपने फ़ायदा ले पाएगी और लोकसभा चुनाव में इसका क्या नज़ारा देखने को मिलेगा, इस पर भी हम नज़र रखेंगे। लेकिन फिलहाल इन्हीं सवालों पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में हार पर मंथन, भीतरघातियों पर होगा एक्शन। हार के बाद कांग्रेस में खुलकर रार सामने आ गई है, या यूं कहें कि ईवीएम से शुरू हुआ हार का ठीकरा अब भीतरघातियों पर कांग्रेसियों ने फोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल एमपी कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाने के बाद जब भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं की बैठक ली तो इस बैठक में नेताओं ने हार के नए नए कारण गिनाना शुरू कर दिए। खबर तो ये भी आई है कि कांग्रेस नेताओं ने दो टूक कहा कि हमें बीजेपी ने नहीं अपनों ने हराया, जिसके बाद अब तय हुआ है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर गाज गिरेगी। भीतरघात करने वालों की नामजद शिकायत संगठन से की जाएगी और अगर शिकायत सही पाई गई तो कार्रवाई की तलवार चलना तय है। जो कांग्रेस वाले ने भीतरघात किए उसका नाम और उसका मैंने शिकायत उनके प्रभारी हमारे उनको दी है और उसको मैंने निशाधार पर उनको नोटिस जारी होगा और जारी करने के बाद उसका संतोषजनक जवाब दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनी है। बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतार सकती है, लेकिन कांग्रेस के भीतरघात पर अब बीजेपी उस पर हमलावर है। जाहिर है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस नेताओं के बीच गुटबाजी के आरोप लगाती रही है और अब फिर वो भीतरघात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। देखिए, भाजपा तो अपनी संगठनात्मक क्षमताओं पर और अपनी डबल इंजन की सरकारों पर चुनाव लड़ती है। बाकी ये जो भीतरघातियों पे कार्रवाई का जो शिगुफा है वो मैं बरसों से सुनता आया हूँ और इस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि कांग्रेस में तो सभी भीतरघाती हैं। कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस को निपटाती है। इन सबको निपटाने के लिए जीतू पटवारी कांग्रेस लगी हुई है, तो किस पर कार्रवाई करेंगे और किसे छोड़ेंगे? कांग्रेस में अंतरकलह और भीतरघात का रोग बहुत पुराना है। कई चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस नेता खुद की हार के लिए भीतरघात को जिम्मेदार बताते रहे। यकीनन कांग्रेस को अब ये डर सता रहा है कि अगर जल्द इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव में भी उनकी करारी हार देखने को मिल सकती है। खैर, कांग्रेस इस रोग का इलाज कर पाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर बार कांग्रेस भीतरघातियों पर कार्रवाई का प्लान तो बनाती है, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा जी। वो स्वागत है आप तीनों का। और नीलाभ जी, सबसे पहले आप ही के पास, जब सरकार गिरती है तो आप कहते हैं जयचंदों के कारण चले गए हैं, बिकाऊ चंदों के कारण चली गई है। जब सरकार नहीं बनती है तो कहते हैं भीतरघातियों ने सरकार नहीं बनने दी है। तो ये चयन प्रक्रिया में कोई दोष है कांग्रेस में या कुछ और कारण है? ये आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 हाँ, अब आइए नीलाभ जी। देखिए, चुनाव सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आने लगी जी। चुनाव सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत, जोश और ईमानदारी से लड़ा। जो परिणाम आने वाले तो अप्रत्याशित थे, लेकिन आम जनता भी हतप्रभ है कि ये परिणाम कैसे आए। 5 चुनाव लड़ा, साम दाम दंड भेद सभी नीति से लगाकर, ईवीएम से लेकर डाक मतपत्र तक सब में छेड़छाड़ की गई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। तो अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने आकर आह्वान किया था कि जो अधिकारी कमल का साथ न दे उसे छोड़ना मत। तो पूरी तरह लोकतंत्र को
सिरे पर रखकर इन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये धमकी तो कमलनाथ जी भी दे रहे थे ना कि कल के बाद परसों आएगा। देखिए बड़ा बड़ा फर्क है। कमलनाथ जी ने कहा था कोई भी अधिकारी किसी दल विशेष का साथ न दे, तो अमन ने कहा था कि जो कमल का साथ न दे। बड़ा फर्क है दोनों के वक्तव्य में। इन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए जो कमल का साथ नहीं दे उसको छोड़ना होता। कमलनाथ जी ने कहा था जो अधिकारी दल विशेष का साथ, किसी भी दल का साथ दे उसको छोड़ना होता उसको। अब देखिए बड़ा फर्क इन दोनों की बात है, कमलनाथ जी बात करो और अमित शाह जी की बात करो। अभी भोपाल, अब उस विषय पे मैं आता हूं। जो भोपाल में मीटिंग हुई, आत्मचिंतन की मीटिंग थी, आत्मविश्लेषण की मीटिंग थी, समीक्षा की गई थी, चुनाव की हार पर समीक्षा होती, चर्चाएं होती है। कुछ नेताओं ने कथित तौर पर यह आरोप लगाए, कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर उनकी जो भेद की नीति है में सेबोटेज किया। भारतीय जनता पार्टी भेद की नीति के तहत अब ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जो विधायकों को भेद की तरह सरकार गिरा सकते तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ना या उनके प्रलोभन देना कौन सी बड़ी बात है इनके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की भेद की नीति के तहत उन्होंने कई कुछ कार्यकर्ताओं ने भीतरघात किया। तो हमने उनसे लिखित में रिपोर्ट मांगी, उसकी हम जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। ये भी भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र का हिस्सा था, पार्ट था इनका। ये भी साम दाम दंड भेद चारों नीतियां भारतीय जनता मतलब कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो भी बीजेपी तय कर रही है। वंदना जी, आपके हाथ तो मतलब ये कहावत है कि कानून से भी लंबे हो गए हैं कि कांग्रेस में भी आप सब कुछ कर रहे हैं। और आपको तो कांतिलाल भूरी और तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उन्होंने ईवीएम का राग नहीं छेड़ा। पहली बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कांग्रेसियों ने हरा दिया है। छतरपुर के उदाहरण दिए कि 4 सीटों पर 50-50 हजार वोट कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले, फिर भी हार गए, भीतरघातियों के कारण हार गए। को नमस्कार। और बहुत खुशी की बात है कि पहली बार कांग्रेस ने अपनी हार का सही कारण जनता के सामने लाया। अवश्य ही भीतरघात कांग्रेस की हार का हमेशा कारण रहा है, लेकिन कांग्रेस उसके ईवीएम के मत्थे फोड़ती रही है। कभी वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये आदत रहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस के अपनी राजनीति करती आई है। स्वयं की कोई भी समीक्षा नहीं, स्वयं का कोई भी विश्लेषण नहीं। पहले आप अपने अंदर के भीतरघात को शांत करिए, अंतर कलह को शांत करिए, और आपके यहाँ जो सिर फुटौल और कपड़ा फाड़ की राजनीति चलती है उसे शांत करिए। भारतीय जनता पार्टी से आप अपना कंपैरिजन मत करिए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन से युक्त पार्टी है। यहाँ अनुशासन चलता है, यहाँ का हर कार्यकर्ता एक अनुशासन के अनुसार कार्य करता है। ये एक संगठनात्मक सेना है जिसके मुखिया ने जो आदेश कर दिया वो कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि होता है। चाहे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सबसे पहले वो कार्य करता है। लेकिन कांग्रेस में सबने अपने अपने गुट बना रखे हैं। एक दिग्विजय गुट, एक कमलनाथ गुट, और अब एक नए नेता इनके आए हैं, जीतू पटवारी। उनका भी कुछ दिन में एक गुट तैयार हो जाएगा। तो ये कांग्रेस पार्टी गुटबाजी से जब तक ऊपर नहीं उठेगी, कांग्रेस पार्टी का कोई भला नहीं होने वाला। बिल्कुल, मैं आऊंगा वंदना जी आपके पास। थोड़ी आपकी आवाज इको हो रही है तो हमारी टीम उसको ठीक कर रही है जी। तो कीर्ति जी, लंबे समय बाद समीक्षा बैठक हुई, लेकिन उसके बाद निर्णय कुछ नहीं हुआ। केवल ये हुआ कि एक सारी कार्यकारिणी भंग, जिला अध्यक्ष अगले आदेश तक काम करते रहेंगे। यानी जिन पदाधिकारियों पर आरोप थे कि इनके कारण हारे हैं पार्टी, वो सब समाप्त। अब नए सिरे से पार्टी आगे बढ़ेगी। तो क्या लग रहा है कि जो मर्ज है कांग्रेस का वो कॉस्मेटिक सर्जरी से ठीक हो पाएगा? मनोज भाई, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जब चुनाव की स्थितियां बन रही थी कि अब चुनाव, विधानसभा के चुनाव होना है, उसके पहले से कांग्रेस 7वें आसमान पर थी कि हम तो सरकार बना ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मुगालते में मारी गई कांग्रेस, पहली चीज। दूसरी चीज, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे राहुल सिंह, अजय सिंह जी हो, सबको ये भ्रम था कि बस हम तो सरकार बनी रही है और मंत्री भी बन रहे हैं हम तो ये भ्रम जो चला, तो इसने ऊपर से लेके नीचे तक कार्यकर्ताओं में भी ये मनोभाव पैदा कर दिया कि भाई सरकारी बन रही है हमारी। तो ये जो मुगालता था ये कांग्रेस को भारी पड़ा, पहली चीज जी। दूसरी चीज, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसा कि आपने खुद ही पहले कहा कि कांग्रेस सपनों से हारती है और जीतती भी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षेत्रीय नेताओं की तरह क्षत्र हो गए थे और अपने क्षेत्रीय नेताओं के प्रति ज्यादा वफादार रहे बजाय कांग्रेस के। तीसरी चीज, कांग्रेस के पास में धन बल की कमी पहली बार इतनी महसूस की गई।
अब स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद में 100 करोड़ का नोटिस भेज दिया कि इतना खर्चा हुआ है मेरा, इसको मुझे दीजिए। हालांकि ऐसी चर्चा हवा में है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, नीलाभ भाई से हवा कर में- लेंगे जी। हवा में चर्चा है। जी जी। तो ये जो सारी स्थितियां हैं कांग्रेस को चुनाव के पहले ही कमजोर कर चुकी थी, इसलिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उतनी मजबूती से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया जो 2018 के टाइम पर किया था। दूसरा असर ये हुआ कि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, जैसा वंदना जी ने अभी कहा, कुर्ता फाड़ राजनीति। इन चुनाव के करीब 20 दिन पहले जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में कुर्ता फाड़ राजनीति को लेके, जिसको वो हंसी मजाक कहते रहे, वार्तालाप हुआ, उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिर से भटका दिया और ये कांग्रेस में रायता ढोलने का काम हो गया। जी। दिग्विजय सिंह जी पिछले चुनाव में उन्होंने पंगत में संगत एक कार्यक्रम किया था जिसमें सबको एकजुट किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ऐसा रायता फैलाया कि उसको कोई समेट ही नहीं पाया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा, जो कि खुद आश्चर्यचकित है कि उसको इतनी सीटें कैसे मिल गई। भाजपा का जीतना तय था, लेकिन कांग्रेस 100 सीटें भी नहीं ला पाई, ये और ज्यादा आश्चर्यजनक है। तो मनोज भाई, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही हराया, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हराने के लिए मजबूर किया बड़े नेताओं ने। नीलाभ शुक्ला जी से पूछना चाहिए कि दिग्विजय सिंह और मैं कमलनाथ। अभी जवाब ले लेता हूँ। नीलाभ भाई, आपके शहर के कीर्ति जी और सिलसिलेवार इतने कारण तो आपकी पार्टी के नेता भी नहीं बता रहे होंगे जितने कीर्ति भाई ने बता दिए हैं। नहीं, कीर्ति भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हमारी बड़ा सम्मान करता हूं मैं इनका। देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, जोश और ईमानदारी से चुनाव लड़ा। कीर्ति भाई, मैं आपसे इस बात को स्पष्ट कर दूं, इन मेहनत ने कहा हार की समीक्षा की जाती है। हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, सब पर बात करेंगे, लेकिन यह भी बात करेंगे हमारे साथ क्या षड्यंत्र हुआ, उस पर भी बात करेंगे। नहीं तो षड्यंत्र क्या है, ये तो खुलासा कर दीजिए आप। मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको, साम दाम दंड भेद हर रीति से भाजपा चुनाव क्योंकि लड़ेगी। दिग्विजय सिंह के अलावा कोई बोल नहीं रहा है ईवीएम को लेकर। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूं कि अब चुनाव जब ईवीएम से होते हैं तो एक पर्ची छपती है, इसकी मांग भी आप ही लोगों की ओर से की गई थी, वीवीपैट की, जिसके बाद ये सिस्टम शुरू किया गया। और दूसरा बस छोटा सा उससे जुड़ा है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार थी, वहां तो सत्ता आपके पास थी। देखिए मेरी बात सुनो, अब उसके जो डिमांड कर रहे हैं चुनाव आयोग से, पर्ची छपती है, दिखती है, तो हाथ में क्यों नहीं आती? काउंटर चेकिंग हो जाएगी, क्या उसमें आपत्ति है इनको? अगर आपकी मंशा स्पष्ट है, आप पारदर्शिता चाहते हैं, तो पर्ची छपे, दिखे और हमारे हाथ में, ताकि उसको पेटी में हम डाल सके, तो काउंटर चेकिंग हो जाएगी। ये बात क्यों नहीं मानी? कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। आप ईमानदारी से पारदर्शिता चुनाव करवाना चाहते हैं, दीजिए चुनाव आयोग को निर्देश, जो पर्ची दिख रही है, छप रही है, वो। लेकिन ये बात यहाँ कहने से नहीं बनेगी ना, इसके लिए आपको चुनाव आयोग जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, तमाम सारे रास्ते हैं। लेकिन जो हार है वो क्या केवल वीवीपैट पर्ची के कारण ही हुई है, और कोई कारण नहीं है जो आपके तमाम बड़े नेता कह रहे हैं? चीजें हैं उसमें, ईवीएम में डाक मतपत्रों से गड़बड़ी है, साम दाम दंड भेद, सब तरह की इन्होंने जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया है, उन पर दबाव की राजनीति करी गई, मतदान को प्रभावित किया गया है, और भीतरघात जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने षड्यंत्र के माध्यम से कराया, मैंने कहा भेद की राजनीति, ये भी उसी का हिस्सा है। मतलब आपके नेता के साथ साथ आपके कार्यकर्ता भी बीजेपी से मैनेज हो गए? इन लोगों ने भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर, नहीं नीलाभ भाई, आपके नेताओं के साथ साथ आपके कार्यकर्ता भी बीजेपी से मैनेज हो गए? जनता पार्टी का चरित्र है, जब विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा सकती है, चरित्र भारतीय पर षड्यंत्र करना, उसी की तो हम समीक्षा कर रहे हैं। कहाँ भीतरघात हुआ है, किसने भीतरघात किया, कौन जैसे दिन से मिले हुए, उसी की समीक्षा करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो समीक्षा अभी लोकसभा के पहले हो जाएगी या अगले विधानसभा तक इंतजार करना पड़ेगा? बहुत ही शीघ्र होगी, और नई टीम तैयार होगी, नई ऊर्जा और नए जोश से। देखिए, हार हारने से नहीं होती, हार मानने से होती है। कांग्रेस हार नहीं अच्छा, मानी। उस नई टीम में आप जैसे जुझारू कार्यकर्ता रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये तो नेतृत्व तय करेगा। नहीं, फिर भी कार्यकर्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे जुझारी कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है। मैं आऊंगा आपके पास। तो वंदना जी, वो तो तमाम सारा आरोप कि ईवीएम भी है, वीवीपैट भी है, और अब तो आपके कार्यकर्ताओं को आपने मैनेज कर लिया, वो भी तब जब पूरे चुनाव में कांग्रेस कहती रही थी कि मध्य प्रदेश में नाराज भाजपा है, शिवराज भाजपा है, महाराज भाजपा है। तो बड़ी दया आती है इस कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि जो बार बार
बस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती रहती है और उसे ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि उन्हें कितना ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है स्वयं का। स्वयं के होमवर्क की जगह वो फिर भारतीय जनता पार्टी को कोसने में और पानी पी पी कर कोसने में ही लग गई है। अगर इसी तरह से ये करती रहेगी तो वो तो कह रहा है कि पेंसिल भी आपकी है, पेपर भी आपका, कॉपी भी आपकी, होमवर्क कैसे करेंगे वो? एक भी सीट लोकसभा की नहीं ला पाएगी, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर अपनी आऊंगा नीला भाई, आपके पास भी आऊंगा। जी वंदना जी। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं समझता तो वो अपने आप को सुधारना या पश्चाताप की ओर नहीं जाता है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं इन्होंने नई टीम खड़ी करी है। ऐसी टीम खड़ी करी, क्षमा करिएगा इतने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहती, लेकिन महिला यौन उत्पीड़न में लिप्त उमंग श्रृंगार जी, हेमंत कटारे जी और जीतू पटवारी जी जैसे लोगों को ये प्रदेश के नेतृत्व की कमान दे दी है इनने। ये क्या महिला विकास करेंगे और क्या ही है? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है। नीलाभ जी जवाब दीजिए। महिलाओं के बारे में अच्छी बात थोते आरोप है, इसको कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। तो अगर आरोप इस तरह के झूठे थोते आरोप में चरित्र हनन का प्रयास मत कीजिए। ये आपकी पार्टी का चरित्र है जो व्यक्तिगत तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। और हम अगर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाना शुरू करेंगे तो हमें कई नेताओं के सामने पत्ते खोल देंगे। लेकिन इन आरोपों से आपको लग रहा है कोई फायदा होगा क्या पार्टी को? सर हिंद राज्य आप लोग चरित्र हनन करते हैं। अरे कोर्ट ने क्लीन चिट दिए, आप कैसे आरोप लगा रही हैं? कितने मामले दर्ज हैं आप ये बताइए मुझे। पूरा उलझुल आरोप लगा रही है। आपके मंत्रियों से लिप्त महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले ये आपकी पार्टी तो करेंगे वाली महिलाओं के साथ। तब आपका मुंह दही जम गया था क्या जब देश की पदक लाने वाली लोगों महिलाओं को आपने कमान दे दी है और आप कहते हैं कि नई टीम गठित की है? आपकी पार्टी अच्छे का दावा देता है, उन्हें मौका देने की बजाय आपने इन सबको मौका दे दिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते तब आपके मुंह में दही जम जाता है क्या? ये आपकी पार्टी का चरित्र है? आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाती है। चलिए एक एक करके बोलेंगे, मुझे लगता है दर्शकों को अच्छे सुनाई देगा। लेकिन कीर्ति जी हाँ नीलाभ जी होता है और 8 महिलाओं का प्रतिनिधि बलात्कार होता है, तब आप क्यों नहीं बोलती है? जब 13 लाख महिलाएं गायब होती उमंग श्रृंगार जी को आप लोग इतने बड़े बड़े दायित्व क्यों देते हैं? तब आप क्यों नहीं बोलती? ये आपका दोहरा करना नहीं जानते। जीतू पटवारी जी जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं कि महिलाएं पंचमाल और आइटम है। पंचमाल और आइटम जैसे शब्द किसी भी राजनीतिक दल के नेता के मुंह से शोभा नहीं देते हैं आदरणीय नीलाभ जी। आपके सांसद महिला का योगदान करते, महिला खिलाड़ियों का देश के लिए जस्टिफाई करते हैं। आप ये मुझे लग रहा है थोड़ा विषय से भटक रहे हैं तो के लिए आरोप लगा रही है। कीर्ति जी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, ये हमने बैठकों में भी देखते हैं कि जो मूल मुद्दे पे बात नहीं होती है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जा रहा है कि एक सर्वे कमलनाथ जी ने कराया, एक AICC ने कराया, एक PCC ने कराया है, और फिर जिसको सर्वे से टिकट मिलता है वो बाद में पाला बदल लेता है या वो भीतरघात कर देता है, तो अगली बार ऐसा नहीं लगता ये कॉलम इसका भी होना चाहिए कि ये सर्वे में जिताऊ भी है और ये टिकाऊ भी रहेगा, बिकाऊ नहीं रहेगा? इसका कोई शपथ पत्र तो मिलता नहीं है कि किसी से लिखवा लिया जाए। और जहां तक अब आने वाले लोकसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस पता नहीं कब अपना मंथन करेगी, कब उसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन मेरा नीलाभ भाई से ये भी कहना है जी कि बीजेपी मध्य प्रदेश में शुरू से पहले दिन से हर बूथ पर 51% वोटिंग का लक्ष्य लेके चली थी, है ना जी। क्या कांग्रेस की ऐसी कोई तैयारी थी? नहीं थी। अब नीलाभ भाई आपने जो आरोप अभी लगाए वंदना जी से मुखातिब होते हुए कि जब महिला पहलवानों के साथ ज्यादती हुई, कथित ज्यादती हुई, तब आपके मुंह में दही जम जाता है क्या? तो नीलाभ भाई आप एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हो कि विधानसभा चुनाव के चलते जो नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र के वीडियो वायरल हुए 1000 करोड़ के,
उनकी भी कोई जांच बीजेपी करवा रही है क्या? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर तो अभी स्पीकर बन गए हैं लोकसभा विधानसभा के। तो वो तो दिग्विजय सिंह जी ने क्लीन चिट दे दी, उन्होंने कहा था ऐसा कोई वीडियो नहीं, वो तो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है। चलो फिर तो कुछ कहने ही नहीं, अब नीलाभ भी कुछ नहीं बोलेंगे उस पर। अब अपन आ जाए मुद्दे की बात पे, विधानसभा चुनाव की तैयारियां और के बाद में हार और अब लोकसभा चुनाव जी। कमलनाथ जी को मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी मुक्त कर दिया, बहुत पहले मुक्त कर देना था उनको। वरना यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में यही बदलाव जो अभी हुआ है ये 6 महीने पहले हो जाता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ सीटें तो और बढ़ जाती। यानी सरकार तब भी नहीं बन पाती। सरकार तो इसलिए नहीं बन पाती कि कांग्रेस तो पहले दिन से मान के चलती चुनाव के पहले से ही कि हमारी तो सरकार बनी रही है और हम तो मंत्री भी बन रहे हैं, शेरवानी कुर्ते और जैकेट भी सिलवा लिए थे। तो जो जिस पार्टी में इतना मुगालता हो, 2018 के चुनाव में सिंधिया जी टूटकर इधर चले आए, 28 विधायकों को ले आए अपने, उसके बाद में भी दूध की जली कांग्रेस ने छाछ भी फूक फूक कर नहीं पी, उसका भी ना तो आज तक मंथन किया कि स्थितियां क्यों बनी कि सिंधिया को उधर जाना पड़ा। और यदि सिंधिया इधर आ गए थे, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस में हो गई थी, तो इस 2023 के चुनाव के पहले ये सारे एहतियात क्यों नहीं बरते गए कि हम दमखम से मुकाबला करेंगे। ठीक है कि कांग्रेस के पास में धन बल की कमी है, लेकिन कार्यकर्ता में उत्साह की तो कमी नहीं थी ना। लेकिन कार्यकर्ता भी मदमस्त हो गए थे कि सरकार ही बन रही है हमारी। तो जिस पार्टी में ये भ्रम पहले दिन से फैल जाए कि हमारी सरकार ही बन रही है। लेकिन जो कीर्ति भाई आप बार बार कह रहे हैं धनबल की, लेकिन जो कमलनाथ जी अध्यक्ष बने हुए थे तो कहा यही गया कि अध्यक्ष इसीलिए बने हुए हैं कि वही पार्टी के संगठन का खर्चा उठा सकते हैं, वही सक्षम है। वही उठा रहे, खर्चा भी वही उठा रहे थे। पर कमलनाथ जी के रहते भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए कि सरकार कैसे चलाई जाती है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने नए भवन बनाने शुरू कर दिए, भोपाल में भी बन रहा है, इंदौर में तो बहुत पहले बन चुका है, दिल्ली में अत्याधुनिक भवन बना है भाजपा का। और कांग्रेस जो कि 65-70 साल सत्ता में रही, उसका गांधी भवन इंदौर में है, नीलाभ भाई जानते हैं, गांधी भवन के किराया तक नहीं चुका पा रही कांग्रेस, किराया के भवन में चल रही कांग्रेस। बड़ा बड़ा उद्योगपतियों को चंदा मिलता है, अबानी अडानी चला रहे इस पार्टी को, तो ये नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? अरे भाई साहब 70 साल आपकी भी सरकार रही कांग्रेस की, तो यही सारे उद्योगपति चंदा इकट्ठा करते हैं। कांग्रेस के सामने भी चंदा देते थे। यही कमलनाथ जी कारपोरेट। बिल्कुल। चलिए, लेकिन समय की कमी है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद वंदना जी, नीलाभ जी, कीर्ति जी। तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग तो तब बनाई जाए, लेकिन जब पार्टी की नींव मजबूत करना जरूरी है। और जिस प्रकार रार मची हुई है कि कोई नेता कोई कह रहा है, बड़े नेता हार के बाद कहते हैं ईवीएम पे ठोकरा फोड़ते हैं, जब बैठक होती है समीक्षा बैठक तो कहा जाता है कि जिलाध्यक्षों ने ठीकरा फोड़ा है, फिर कहा जाता प्रत्याशी चयन गलत था, भीतर घातियों पर कार्रवाई हो, लेकिन आखिर इसका हल क्या है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और जो रही सही कसर है वो कार्यकारिणी भंग करके पूरी कर दी गई है। यानी कि जो पदाधिकारी दोषी रहे होंगे उनसे पल्ला झाड़ लिया गया है। लेकिन क्या जब नई कार्यकारिणी बनेगी तो उन भीतर घातियों को हम देखेंगे कार्यकारिणी में कांग्रेस की में, या नए उत्साह, नए जोश, नए चेहरों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी? ये तब पता लगेगा जब नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो नए चेहरे मैदान में उतारेगी। मुद्दा तो है, आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।